नमस्कार, वक्त चला है न्यूज एट 9 का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रिफाइनरी का शिलान्यास अब 16 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा में रिफाइनरी का शिलान्यास करेंगे। हालांकि पहले रिफाइनरी का शिलान्यास 14 तारीख को होना था, लेकिन आज सीएम राजे ने दौरे के दौरान शिलान्यास की नई तारीख की घोषणा की। मुख्यमंत्री राजे ने शिलान्यास स्थल की तैयारियों का जायजा लेने पचपदरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने आधा घंटा रुककर बारीकी से तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बंद कमरे में जाकर रिफाइनरी शिलान्यास का प्लान देखा। रिफाइनरी में कच्चे तेल से पेट्रोलियम और कई तरह के पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना से न केवल बाड़मेर बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और अब बात करते हैं सत्ता के सेमीफाइनल की। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश पांडे से मिलने पहुंची हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के प्रभारी महासचिव के चैम्बर में अहम बैठक चल रही है। राजस्थान में जो उपचुनाव होने हैं, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर, उसमें कांग्रेस की रणनीति क्या हो, इस पर मंथन चल रहा है, चर्चा की जा रही है। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर चुनाव में जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार को महिला विरोधी साबित करने की रणनीति के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी, उतरेगी। रसोई गैस के दाम और रसोई के बजट को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा भी इन्हीं के पास होगा। महिला मोर्चा को एक्टिव करने की रणनीति बनाई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिषेक आढ़ा से। अभिषेक, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, सीधे तौर पर जानकारी ये है कि जो कांग्रेस है वो हर तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को हर स्तर पर चुस्त दुरुस्त करके परख लेना चाहती है चुनावों में उतरने से पहले और चुनावों की जो एक तरह से कैंपेनिंग शुरू करने से पहले। तो आज राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सुष्मिता देव, उन्होंने अविनाश पांडे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उनके साथ में एक लंबी बैठक की और उस लंबी बैठक में एक तरह से स्ट्रेटेजी बनाई गई कि महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका क्या रोल हो सकता है इन तीनों उपचुनावों के दौरान। तो कुल मिलाकर बात ये सामने आई है, जैसा कि अंदर से छन छन कर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार, कि जिस तरीके से रसोई गैस के दाम लगातार बढ़े हैं, जिस तरह से जो रसोई का बजट है उस पर जो बोझ बढ़ा है, और सीधे तौर पर जो महिलाओं को टारगेट करने वाले जितने भी इश्यूज हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी एक मुद्दा महत्वपूर्ण है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस लगातार कहती आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रदेश में ठीक नहीं है और उसके लिए बीजेपी नीत जो सरकार है उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो कांग्रेस उन तमाम मुद्दों को टटोल लेना चाहती है जिसके कारण उनकी जो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी हो वो मजबूत हो और वो मजबूती के साथ में चुनाव मैदान में उतर सके। तो रसोई गैस के दाम, किचन के जितने भी सामान है उनके दाम, रसोई के जो किचन का जो बेसिक सामान है, रसोई में काम आने वाला सामान, उसके दाम, और महिलाओं की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज, इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करते हुए महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, वो घर घर जाकर और बूथ स्तर तक जाकर एक तरह से वो प्रचार करेंगी कि कांग्रेस जो है उसके प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के साथ, क्योंकि बीजेपी की सरकार में महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है और अपनी बात जो है, जो कांग्रेस की बात है, उसको घर घर तक पहुंचाने की स्ट्रेटेजी के साथ में ये मीटिंग हुई है। और सुष्मिता देव जो है वो अब पूरी एक तरह से एक्टिव करने वाली है, जिसमें न सिर्फ राजस्थान की महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता बल्कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता आसपास के जो प्रदेश है, मसलन दिल्ली हो, हरियाणा है या कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो वहां की भी जो महिला कार्यकर्ता है वो वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता। अच्छा, इस बात में भी अभिषेक कोई दोहराए नहीं है कि राजस्थान में जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं या महिला कांग्रेस की हम बात कर लें, वही पिछले काफी समय से अन्य की अपेक्षा ज्यादा एक्टिव हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं स्वप्निल। कांग्रेस जो महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो
बहुत ही एक्टिव व्यक्ति हैं। अभी जब ये चेंज हुआ था, जब महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती को बनाया गया, तो रेहाना रियाज चिश्ती ने तकरीबन पूरे प्रदेश का दौरा किया है और पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद वो हर जितने भी जो जिला लेवल पर या जो मंडल स्तर तक जितनी जो महिला कार्यकर्ता हैं वहां तक गई हैं। इनसे पहले महिला कांग्रेस में अर्चना शर्मा ने भी लंबे समय तक काम किया और जिस तरीके से जो तमाम महिला नेता हैं राजस्थान कांग्रेस में, वो हमेशा से हाइपर एक्टिव रही हैं और रेहाना रियाज चिश्ती हैं, वो भी इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव होकर काम कर रही है और लगातार सरकार को घेरने का काम इस मुद्दे पर कर रही है कि सरकार की नीतियों की वजह से, अभी जो बीजेपी नीति सरकार है उनकी नीतियों की वजह से रसोई का दाम बढ़ गया है और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो बढ़े हैं, महिलाओं की सुरक्षा है उसके इश्यूज बढ़े हैं। स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर मंथन किया। सचिन पायलट और अविनाश पांडे ने उपचुनाव पर चर्चा की। बैठक में खासकर अजमेर और मांडलगढ़ से कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, इस पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि आम सहमति के बाद ही उम्मीदवारों का चयन होगा। बीकानेर के पूर्व महापौर भवानी शंकर शर्मा के निधन पर शोक जताने पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी ने सीएम पद को लेकर फिर से हवा दी। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ सचिन पायलट के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के अलावा प्रदेश में राष्ट्रीय और प्रदेश के स्तर के साथ कई नेता हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को संवेदनहीन सरकार बताया। निश्चित रूप से राजस्थान का नेतृत्व राहुल गांधी जी ने सचिन पायलट जी को दिया है। सचिन पायलट जी के नेतृत्व में ही राजस्थान में चुनाव होंगे। नहीं, फेस की बात नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा। अशोक जी के अलावा भी राजस्थान में बहुत सारे जो है राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो सभी शामिल हैं, सभी साथ हैं। अलवर भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने की। बैठक में आगामी चुनावों में भाजपा को वोट देने को लेकर विचार विमर्श हुआ। पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि अलवर लोकसभा उपचुनाव के लिए अलवर पूरी तरह से तैयार है और भाजपा के सभी संगठन सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी अलवर के लोकसभा के उपचुनाव के लिए पूरी तरह सन्नद्ध है, तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चे हैं, जितने प्रकोष्ठ हैं, वो सब सक्रिय हैं, गतिशील हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आज व्यापार प्रकोष्ठ की जिले की बैठक हो रही है। जिले भर के मंडलों के संयोजक, सह संयोजक, विधानसभा के प्रभारी और जिले के संयोजक, सह संयोजक इसमें मौजूद हैं। शेखावाटी में किसान आंदोलन के बाद कर्ज माफी पर सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं दी हैं। हाई पावर कमेटी के केरल गए अध्ययन दल ने पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के बाद अब केरल की तर्ज पर कर्ज माफी आयोग बनाने के बारे में कमेटी के सदस्यों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन सुझावों के बाद हाई पावर कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। हालांकि किसानों की कर्ज माफी को लेकर आंदोलन कर चुके माकपा नेता और कांग्रेस नेता केरल मॉडल के पक्ष में नहीं है। केरल गए अध्ययन दल में माकपा नेता अमराराम और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा सरकार के बुलावे के बावजूद नहीं गए थे। माकपा और कांग्रेस ने कर्ज माफी के लिए कमीशन बनाए जाने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कर्ज माफी का केरल मॉडल है क्या। केरल में किसान कर्ज माफी आयोग बना। कर्ज माफी के लिए किसान को आयोग में आवेदन करना होता है। किसान के इस एप्लीकेशन आवेदन की पड़ताल के बाद कर्ज देने नहीं देने पर विचार होता है। केरल में 50,000 तक के कर्ज पर 75% माफी का प्रावधान है। 50,000 से 2 लाख तक के कर्ज पर 50% तक माफी का प्रावधान, लेकिन अधिकतम 1 लाख तक का ही कर्ज माफी का प्रावधान है। आयोग से कर्ज माफी की सिफारिश के बाद सरकार बैंक को पैसा रिलीज करती है। अगस्त 2017 तक 4.77 लाख किसानों ने कर्ज माफी के लिए आवेदन किया।
केरल ने 7 साल में 183 करोड़ का कर्ज माफ किया है। प्रतिनिधिमंडल केरल में गया था किसानों की ऋण माफी की योजना का जायजा लेने के लिए। उसकी रिपोर्ट हम भेज रहे हैं, आप इसके ऊपर अपने कमेंट भेजिए। ये चिट्ठी है, इसमें कहीं भी ये जो कमेटी राजस्थान सरकार के द्वारा नॉमिनेट होके गई थी उसकी कोई रिपोर्ट हमें नहीं भेजी गई है। हमें केवल इसमें जो केरल में फार्मर्स के लिए डेब्ट रिलीफ कमीशन बना हुआ 2006 में, उसकी नेट से निकाल करके कॉपी भेजी है, जिसमें हमारी मांग है कि किसान के लिए कमीशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कमीशन बनाएंगे तो किसान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। 3 महीने इंतजार करने के बाद कि आने वाली फरवरी में राजस्थान का किसान पूरे राजस्थान से कूच करेगा, राजस्थान की सरकार का लिखित समझौता लागू करे। इंतजार लंबा हो रहा है और असर राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों पर हो रहा है। चंबल परियोजना को लेकर दोनों सूबों के मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रस्तावित है, पर 2005 के बाद अब तक बैठक हुई नहीं है। राजस्थान मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल के सचिव हेमंत कुमार जैन का कहना है कि विभाग लगातार सतत प्रयास कर रहा है कि ये बैठक आयोजित हो ताकि दोनों राज्यों के किसानों और दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण चंबल परियोजना के उन बिंदुओं पर चर्चा हो सके जो अब तक सूबे के मुखियाओं तक शायद गंभीरता से नहीं पहुंची हो। चंबल परियोजना के बांधों नहरों के सुदृढ़ीकरण, चंबल परियोजना के अंतर्गत संचालित बिजली घरों के आधुनिकीकरण, मास्टर प्लान पर चर्चा और निर्णय, औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त राजस्व का बंटवारा और निराकरण मुख्य है। प्रयास किए जा रहे हैं कि वो बैठक हो और हमें आशा है कि इस साल वो बैठक हो सकती है। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि इस परियोजना का मॉडर्नाइजेशन में विशेष सहयोग मिलेगा। वो अभी प्रक्रियाधीन है। इसका आधुनिकीकरण जो हो जाएगा तो इससे जो बिजली पैदा हो रही है वो भी इससे ज़्यादा हमको उसकी एफिशिएंसी मिलेगी। अब पहली बार मौका मिला है, इसलिए हमको राजस्थान मध्य प्रदेश के चंबल सिंचाई परियोजना के जितने भी समझौते हैं 1960 के, उनको रिव्यू करने की आवश्यकता है। समय बदल गया, किसान की स्थिति बदल गई, लेकिन सरकार ये कहती है किसान खुद तो आए अपनी बात कहने के लिए। छोटा मोटा आंदोलन पॉलिटिकल पार्टी विधानसभा में बात उठाती नहीं है, संकल्पित रूप से नहीं होती। अभी हमारा सोच है किसानों को पूरा पानी जब ही मिलेगा जब दोनों मुख्यमंत्री मिलकर रिव्यू करेंगे, और रिव्यू का मतलब है राजस्थान को पूरा पानी मिले, जो अभी नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए ये साल चुनावी साल है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि 12 बरस से टल रही ये बैठक इस साल संपन्न हो, ताकि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री न सिर्फ नहरी तंत्र को मजबूत करने की कवायद तेज करें, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों के किसानों को उम्मीदों के मुताबिक नहरी पानी भी मुहैया करवा सकें। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, ईटीवी न्यूज़, कोटा। सीएम वसुंधरा राजे के ड्रीम प्रोजेक्ट रिंग रोड की कमान अब सरकार ने एनएचएआई को सौंप दी है। इससे पहले से विवादों में रहे इस प्रोजेक्ट में कोई नया विवाद न हो, इसके लिए अब एनएचएआई ने अपनी कमर कस ली है। रिंग रोड पर फिर से कानूनी पेंच फंसने का खौफ। पुराने विवादों से सरकार ने प्रोजेक्ट को निकाला बाहर। अब फिर से किसी नए पेंच में ना फंसे प्रोजेक्ट। एनएचएआई प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त करने जा रहा वकीलों का पैनल। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इन दिनों एनएचएआई में, जहां विवादों से निकलकर सरकार ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एनएचएआई को दे तो दी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में अब कोई कानूनी पेच न फंसे, इसलिए एनएचएआई रिंग रोड प्रोजेक्ट में वकीलों की एक पैनल नियुक्त करने जा रहा है। एनएचएआई के सूत्रों के मुताबिक विवाद से बचाने के लिए वकीलों का पैनल बनाने की तैयारी। जमीनी विवादों, जमीन अवाप्ति के प्रकरणों, कोर्ट में नए विवादों से बचाएगा पैनल। एनएचएआई ने वकीलों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन किया जारी। रिंग रोड प्रोजेक्ट को सरकार 15 महीनों के भीतर पूरा करना चाहती है और बाकायदा इसके लिए सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एनएचएआई को विशेष निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में एनएचएआई नहीं चाहता कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई विवाद हो,
वैसे तो इस तरह के किसी भी छोटे प्रोजेक्ट में NHAI वकीलों का पैनल नहीं लगाता, लेकिन पिछले 1.5 दशक से विवादों में फंसे इस प्रोजेक्ट में कोई नया विवाद आए उससे बचने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। वैसे 890 करोड़ की लागत से 47 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को NHAI किसी भी सूरत में अगले 15 महीने में पूरा करने पर जोर दे रही है। बहरहाल जो भी हो, मगर राजधानी जयपुर के लिए रिंग रोड इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजधानी जयपुर में जिस तरह से सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसे रोकने के लिए रिंग रोड रीढ़ की हड्डी साबित होगा। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 15 महीनों में राजधानी जयपुर के लोगों को रिंग रोड की सौगात मिलेगी। सहयोगी देवेंद्र सैनी के साथ लवली वधवा, ETV न्यूज, जयपुर। बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में आरोपी बॉलीवुड स्टार सलमान खान आज जोधपुर कोर्ट में पेश हुए। सलमान आज किसी निजी कार्यक्रम में शिरकत करने जोधपुर आए थे। इस दौरान आज ही CJM ग्रामीण कोर्ट में मामले की सुनवाई होने की वजह से मौजूद रहना पड़ा। 20 साल पुराने मामले में अंतिम बहस के दौरान कोर्ट में जब गवाह पूनम चंद के बयान दिखाए जा रहे थे तो उनको देख सलमान खान भी भावुक हो उठे। बता दें कि समयाभाव के चलते आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अब आगे की सुनवाई कल होगी। के कथित शिकार के मामले में जो झूठा मुकदमा सलमान खान के विरुद्ध चल रहा है, उसमें अंतिम बहस के दौरान आज हमने कई मुद्दे अदालत के सामने रखे और अदालत को संतुष्ट किया कि अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान के स्तर पर किस ढंग से फर्जीवाड़ा किया, मैनिपुलेशन किया, कैसे काट छांट की दस्तावेजों में, यहाँ तक कि हमने वीडियोग्राफी के तहत कथित चश्मदीद गवाह पूनम चंद के बयानों को डिस्कस किया, जिससे स्पष्ट प्रकट हुआ कि गवाह ने अपने नाम पता नहीं बताया, जबकि उस बयान में नाम पता लिखा हुआ है। और जब गवाह के बयान समाप्त हो गए तब तक तो खाली कागज पड़ा था। इससे स्पष्ट साबित हुआ कि अनुसंधान अधिकारी ने मन मर्जी से बयान लिखे और वीडियोग्राफी में एडिटिंग की, काट छांट की और उसमें झूठे दस्तावेज तैयार किए। हमने अदालत से ये भी निवेदन किया कि इस कार्रवाई से स्पष्ट साबित है कि अनुसंधान अधिकारी ने झूठी कार्रवाई की, इसलिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश के ऊर्जा उत्पादन का हब कहे जाने वाले ऊर्जा नगरी कोटा के एक गांव में 70 साल बाद बिजली पहुंची है। कोटा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव, लेकिन इस गांव का फासला तय करने में बिजली विभाग को 70 साल लग गए। 70 साल बाद इस गांव से अंधेरा छटा है और विकास की रोशनी गांव तक पहुंची है। के बाद में लाइट आई है। तो मतलब पहले मोमबत्ती जलाते थे और लालटेन जलाते थे। तो अब बढ़िया है, ठीक है। हाँ, सपना पूरा हो गया। सपना पूरा हो गया। हमारे गांव में 70 साल बाद में लाइट आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। एमएलए साहब का धन्यवाद है और सारी सुविधा हो रही है सर। इस गांव का नाम है खानपुरिया। गांव में भीलों के करीब 30 और गुर्जरों के 10 घरों की बस्ती है। इन गांव वालों ने भी लालटेन युग से निकलने के लिए काफी फरियाद किया और 2018 में इनका सपना हकीकत बन गया। अंधेरे में डूबा हुआ ये गांव, इस गांव में आज भारतीय जनता पार्टी ने नए साल की नई सौगात दी है, नई रोशनी दी है। यहाँ पर सड़कों का भी जाल बिछेगा। ये खानपुरा गांव हाईवे से जुड़ेगा, शंकरपुरा से जुड़ेगा और धीरे धीरे अभी तक ये गरीब भील परिवार के समाज के लोग रहते हैं, लेकिन न तो ये BPL में, न इसमें कहीं इंदिरा आवास की योजना का लाभ मिला, न इसमें भामाशाह योजना का लाभ मिला। लेकिन मैं चाहूँगा सब परिवारों को आने वाले समय में हर तरह की राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ इस गांव में लोगों को मिलेगा। अब गांव वालों को भरोसा है कि जिस तरह गांव में बिजली पहुंची है, आने वाले दिनों में एक एक कर हर बुनियादी जरूरतें यूं ही पूरा होंगी। भंवर चारण, ETV न्यूज, कोटा। चारा घोटाला मामले में लालू को तय तारीख के 2 दिन बाद भी सजा नहीं मिल सकी, लेकिन उम्मीद है कि शुक्रवार को लालू का हिसाब हो जाएगा, जिसका उन्हें भी बेसब्री से इंतजार है। बेचारा लालू, बिल्कुल इसी स्थिति में है आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। रांची के बिरसा मुंडा जेल में कैद लालू यादव की बेचैनी बढ़ी हुई है, धड़कनें तेज है। सजा में हो रही देरी से टेंशन टाइट है, क्योंकि जब तक सजा मुकर्रर नहीं होती तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा और सर्दी का सितम भी सहना होगा।
सजा के शौक से बच गए लालू। शौक की वजह से नहीं हुई बहस, अल्फाबेट में फंस गई सजा। ए से के तक की सजा पर बहस। सजा से बचने के लिए पहले उन्हें 24 घंटे की मोहलत मिली, जो बढ़कर 48 घंटे की हो गई। लेकिन इससे लालू परेशान है, क्योंकि सजा के ऐलान में हो रही देरी की वजह से लालू अपना अगला कदम भी नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही उनके जेल से बाहर आने के रास्ते भी बंद हैं। लेकिन शुक्रवार को लालू का कानूनी हिसाब हो जाएगा। अल्फाबेटिकली अगर कल कंप्लीट सुना जाता है तो ऐसा उम्मीद लगाई जा सकती है कि कल हो सकता है, कल फैसला हो सकता है। कल मैंने सेंटेंस के पॉइंट पर सुना जा सकता है। डिपेंड करता है न्यायालय पे, ये तो बात हो सकता है या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बुलाया जा सकता है या फिर से किया जा सकता है या फिर बुला भी सकते हैं। जो भी हो उसके लिए तैयार है, जैसा भी होगा हम लोग उसके लिए प्रिपेयर। अब सवाल है कि लालू को कितने साल की सजा। चारा घोटाले के एक और केस में दोषी करार दिए गए लालू के लिए सजा के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सवाल है कि बिहार में आरजेडी का क्या होगा? क्या पार्टी को संभाल पाएंगे तेजस्वी और तेज प्रताप? इन सभी सवालों के जवाब लालू को मिलने वाली सजा पर टिकी है। चलिए पहले जानते हैं कि कितनी सजा मिल सकती है लालू को। लालू का होगा क्या? 3 साल तक की हो सकती है सजा, 3 से 7 साल तक की भी सजा मुमकिन। लेकिन सीबीआई के मुताबिक धारा 409 के तहत 10 साल की सजा हो सकती है और धारा 467 के तहत आजीवन कारावास भी मुमकिन है। अगर लालू को 3 साल या उससे कम की सजा होगी तो फिर उन्हें आसानी से बेल मिल जाएगी। लेकिन 3 साल से अधिक की सजा मिलने पर उन्हें बेल के लिए हाईकोर्ट जाना होगा। अब सवाल है कि अगर लंबी जेल यात्रा पर चले जाएंगे लालू यादव तो क्या होगा? एनडीए के नेताओं का अभी से लालू परिवार पर हमला जारी है। पार्टी में टूट फूट की संभावनाओं को लेकर पहले ही कई बयान दिए जा चुके हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर लालू यादव को ज्यादा समय के लिए सजा होती है तो लालू के बिना कैसी होगी बिहार की सियासत? क्या होगा विपक्ष के मिशन 2019 का? सवाल कई और भी हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब लालू को मिलने वाली सजा पर ही टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पुणे के कोरेगांव से निकली हिंसा की चिंगारी से पूरा महाराष्ट्र अस्त व्यस्त हो गया। जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद समेत दर्जन भर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन कई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र को झुलसाने वाला मुजरिम कौन है? कोरेगांव कोहराम के पीछे किसका हाथ? कोरेगांव में भी उस तरह से कोई इनविजिबल हैंड काम कर रहा था। कौन जला रहा है महाराष्ट्र को? मराठा दलित अस्मिता के नाम पर सियासत। जिग्नेश खालिद पर एफआईआर, संभाजी पर कब? कोरेगांव की हिंसा के बाद दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी और उमर खालिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने उन्हें मुंबई में सभा में जाने से रोका तो लोगों का सवाल है कि पुलिस ने कोरेगांव हिंसा के लिए जिम्मेदार एक पक्ष के खिलाफ तो कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन दूसरे पक्ष की अगुवाई करने वाले संभाजी पर कार्रवाई कब होगी? साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से जारी कोरेगांव के कोहराम ने देश की आर्थिक राजधानी को घंटों बंधक बनाया तो पूरे महाराष्ट्र को जाति हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की। किसी ने सड़क पर उतरकर इस आग को हवा दी तो किसी ने अपने बयान से इस जाति हिंसा के शोलों को भड़काया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भले ही जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरा महाराष्ट्र मराठा और दलित अस्मिता के नाम पर बंट रहा है। सड़क से संसद तक इसके लिए सवाल पूछे जा रहे हैं और एक दूसरे पर पलटवार हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार हैरत में कि जो कोरेगांव शौर्य दिवस कई दशकों से भाईचारे के साथ मनाया जा रहा था, उसमें अचानक जहर कैसे घुल गया? सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में दलितों को कोई सियासी मकसद के लिए भड़का रहा है? क्या शौर्य दिवस पर जिग्नेश मेवाड़ी और उमर खालिद के बयान से हंगामा हुआ? क्या इस हंगामे के पीछे आरएसएस का हाथ बताने वाले राहुल गांधी के ट्वीट ने हिंसा भड़काई? क्या मराठा अस्मिता के सहारे शरद पवार अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? और क्या पहले मराठा और अब दलितों के मुद्दे को संभालने में सीएम फडणवीस विफल न है? कोरेगांव की आग सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रही हो, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की आग गुजरात के जूनागढ़ और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक पहुंच चुकी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और गुजरात के ऊना के दलित संघर्ष ने भी कई सवाल खड़े किए थे।
दलितों को हक दिलाने के नाम पर उन्हें भड़काने को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता और ऐसे में महाराष्ट्र के असली मुजरिम का सामने आना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पाकिस्तान ने जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर नई चाल चली है। पाक विदेश मंत्रालय की ओर से जाधव का एक नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें जाधव कह रहे हैं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और वो बिल्कुल ठीक हैं। वीडियो में जाधव अपनी मां और पत्नी से हुई मुलाकात का भी जिक्र कर रहे हैं। पिछले साल 25 दिसंबर को मां और पत्नी पाकिस्तान में जाधव से मिली थीं। इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान के रवैये पर दुनिया भर में उसकी किरकिरी हुई थी। मुलाकात से पहले जाधव की पत्नी और मां के कपड़े, चूड़ी, बिंदी, जूते तक उतरवा लिए गए थे। मुलाकात के बाद मां और पत्नी ने जाधव के स्वस्थ होने पर सवाल उठाए थे। यही वजह है कि 10 दिन बाद पाकिस्तान ने अपनी सफाई के तौर पर यह वीडियो जारी किया है कि जाधव बिल्कुल ठीक है। चलिए बात करते हैं बदले की। जी हां, सीमा पार से जारी पाकिस्तानी पाप का बीएसएफ ने पूरा हिसाब कर दिया है। अपने एक जवान की शहादत का बदला दर्जन भर पाकिस्तानी जवानों को ढेर करके लिया है। मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है, अभी भी ऊंचा है और आगे भी ऊंचा रहेगा। सीमा पार से भर रहे हो जहर, भुगतो अब उसका कहर। अपनी खुदगर्जी का अंजाम देखो, भारत पर हमले का इंतकाम देखो। नेबरिंग माउंट्स है, उन्होंने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट करने के बाद में काउंटर पार्ट की तरफ से भी फायर शुरू हो गया एंड देन एक सॉलिड रेस्पॉन्स जो है बीएसएफ की तरफ से दिया गया जिसमें कि पाकिस्तान का जो है काफी जानी माल का नुकसान हुआ है। इसे कहते हैं बदला, सूद समेत जोड़कर लिया गया बदला। बीएसएफ ने करीब दर्जन भर पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर कर दिया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बीएसएफ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। अपनी जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तान के 3 मोटर रेंज और बीओपी को भी निशाना बनाया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ, उनका सोलर पैनल्स हैं वो डैमेज हुए हैं, वेपन डैमेज हुए हैं और उनकी पोस्ट पर काफी नुकसान हुआ है। बीएसएफ ने अपने जवान की शहादत का बदला 24 घंटे के भीतर ले लिया। दरअसल बुधवार को सांबा सेक्टर में पाकिस्तान स्पाइनर के हमले में कांस्टेबल आरपी हाजरा शहीद हो गए थे, जिसके बाद की गई जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? पाकिस्तान घुसपैठ कराने की ताक में बैठा है। घुसपैठ के लिए सीमा पार आतंकी तैयार बैठे हैं। घुसपैठ के लिए सर्दी का मौसम उपयुक्त है। फॉग की आड़ में पाकिस्तान आतंकियों को भारत भेजना चाहता है और यह है उसका सबूत। गुरुवार की सुबह करीब 5:45 पर अरनिया सेक्टर में निकोवाल सीमा चौकी के पास एसओसी पर 2-3 लोगों को देखा गया। बीएसएफ जवानों ने उन्हें ललकारा और गोलीबारी शुरू की, जिसमें ये घुसपैठिया मारा गया। घुसपैठ की कोशिश मानी जा सकती है। जो सुबह मॉर्निंग में जो इंट्रूडर जो मारा है, यंग लड़का है, 35 इयर्स एज है। बता दें कि साल 2017 में पाकिस्तान ने बीते दशक में सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें सेना के 19 जबकि बीएसएफ के 4 जवान शहीद हुए। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। हर बार जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन इस बार का बदला सूद समेत लिया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि सुधर जाओ पाकिस्तान, नहीं तो सुधार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। टेरर पर टेररिस्तान को ट्रंप की फटकार के बाद पाकिस्तान के मौजूदा और पूर्व हुक्मरान बौखला गए। अमेरिका की फटकार पर अब पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने रोना रोया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक गैर संजीदा ट्वीट का जारी होना अफसोसनाक है। किसी रियासती सरबराह को
दूसरी रियासत से मुकालमा करते हुए मुसल्लमा बैन-अक़वामी आदाब और सफारती अखलाक का ख्याल रखना चाहिए। 17 बरस से हम एक ऐसी जंग में उलझे हुए हैं जो बुनियादी तौर पर हमारी जंग नहीं थी। अमरीकी सदर को यह मालूम होना चाहिए कि 2013 में इक़्तिदार में आते ही हमने यानी PML की हुकूमत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किस भरपूर अज़्म का इजहार किया और हुकूमत की इसी पॉलिटिकल विल के नतीजे में ज़रब-ए-अज़्म का आगाज़ हुआ। आज अल्लाह के फजल व करम से दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है और जो बचे कुचे अनासर हैं वो भी जल्द कैफरे किरदार को पहुँच जाएंगे। यहाँ आवाम की मुंतखब जमहूरी हुकूमत है जो धमकियों की परवाह नहीं किया करते और हमें इमदाद के ताने न दिए जाएं। कोलिशन सपोर्ट फंड को इमदाद या खैरात का नाम न दिया जाए और हमें ऐसे फंड की हाजत भी नहीं। आपको एहसान जताने की बजाय हमसे किसी सपोर्ट का तकाजा भी नहीं करना चाहिए। भारत में तो फॉग चल रहा है और पाकिस्तान में भी फॉग चल रहा है। दरअसल दुनिया में इस समय अब तक के सबसे बड़े एरिया में फॉग चल रहा है। जनाब, क्या चल रहा है? जनाब, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। यह विज्ञापन इन दिनों इंडिया की हकीकत है, पाकिस्तान की हकीकत है। पाकिस्तान से लेकर इंडिया और इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक का यही हाल है। बस फॉग ही फॉग है। पिछले 8 दिनों से दक्षिण एशिया के इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में फॉग की चादर छाई हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी कोहरे की चादर है जो पाकिस्तान से शुरू होकर बंगाल तक जा रही है। 3 जनवरी को सुबह 9:30 बजे ली गई सैटेलाइट इमेज में फॉग की ये तस्वीरें आई हैं। इंडो गैंगेटिक रीजन में 1500 से 2000 किलोमीटर में असर। चीन और कैलिफोर्निया के प्लेन एरिया से बड़ा है इंडो गैंगेटिक रीजन। मध्य पाकिस्तान से शुरू होकर भारत के त्रिपुरा तक असर। पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जनजीवन प्रभावित। सड़क, रेल और हवाई सेवा पर सबसे ज्यादा असर। अगरतला, पटना, गया, गुवाहाटी, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ और अमृतसर में सबसे ज्यादा असर। 25 दिसंबर को पूर्वी यूपी और बिहार से फॉग की शुरुआत। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत को फिलहाल फॉग से अगले 5 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। हवा की रफ्तार धीमी होने की वजह से वातावरण में नमी फॉग की बड़ी वजह है। ऐसे में भारत हो या पाकिस्तान, बंगाल हो या नेपाल, फॉग चलेगा और खूब चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।